हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी का महत्व विषय का अध्ययन करेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है, जिसमें हमने देखा इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी विषय वस्तु क्या है और सांख्यिकी की सीमाएं या दोष किन आधारों पर किए जाते हैं। इस वीडियो के आधार पर हम अपने सब्जेक्ट की महत्ता को जानने का प्रयास करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। यदि हम इसकी महत्ता का पहला पॉइंट देखें तो इसकी सहायता से हम आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति हमारी अर्थव्यवस्था में देखिए बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, महंगाई है। इन सभी समस्याओं को यदि हम परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, यदि हम इन समस्याओं को मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त न करें, तब तक हम उनके निदान या उपचार का भी कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते। तो आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सांख्यिकी। यदि हमारे पास सांख्यिकी नहीं है तो हमारे यहाँ गरीबी का स्तर कितना है, बेरोजगारी का स्तर कितना है, आर्थिक असमानताएं किस प्रकार से फैली हुई है, आय का कितना भाग अमीर व्यक्तियों के पास है, आय का कितना भाग गरीब व्यक्तियों के पास है, हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी भी समस्याएं हमें दिखाई दे रही है आर्थिक दृष्टि से, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, इन सब समस्याओं को परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त करने में हमें कौन मदद करता है? हमारी सांख्यिकी। तो हम कह सकते हैं इसकी सहायता से हम अपनी अर्थव्यवस्था में फैलने वाली जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं उसको भली प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, और भली प्रकार से जब वो अभिव्यक्त हो जाती है तो हमें उनका स्तर पता लग सकता है और हम उनका निदान करने के लिए भी आवश्यक उपाय कर सकते हैं। यदि हम इसका दूसरा महत्व देखें तो इसकी सहायता से हम अंतर क्षेत्रीय व अंतर समय की तुलनाएं कर सकते हैं। अंतर क्षेत्रीय व अंतर समय की तुलनाएं, अंतर समय की तुलनाएं। सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं इनके द्वारा हम दो विभिन्न समयावधियों में या दो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किसी समस्या का कोई क्या प्रारूप चल रहा है, या किसी आर्थिक समस्या या आर्थिक घटना क्यों घटी है वहां, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। ये समय के आधार पर भी किया जा सकता है और क्षेत्रवार भी किया जा सकता है। जैसे यदि हमें हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर देखना हो और हमें यह देखना हो कि कृषि में कितना भाग जनसंख्या का लगा हुआ है, उद्योग धंधों में कितना भाग नियोजित है, सेवा क्षेत्र में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, तो ये सब काम किसकी सहायता से हम देख सकते हैं? सांख्यिकी डेटा के आधार पर हम ये देख सकते हैं। इसके साथ ही दो अलग अलग समय अवधियों में महंगाई का क्या स्तर रहा, महंगाई पहले की तुलना में बढ़ी है या घटी है, या हम कहें गरीबी और बेरोजगारी का स्तर पहले की तुलना में बढ़ा है या घटा है, ये तुलनात्मक अध्ययन किसकी सहायता से संभव है? सांख्यिकी आंकड़ों की सहायता से। यदि हमारे पास सांख्यिकी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि जनसंख्या पहले की तुलना में बढ़ी है या घटी है, महंगाई पहले की तुलना में बढ़ी है या घटी है, या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं, या उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर, रहन सहन का स्तर पहले की तुलना में उच्च हुआ है या घट गया है। ये सारी चीजें बताने के लिए या इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या होती है? सांख्यिकी। सांख्यिकी के बिना हम न तो अंतर समय की तुलनाएं कर सकते हैं और न ही हम अन्य क्षेत्रों के आधार पर अपना जो डेटा है उसको बता सकते हैं कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, या अन्य आधारों पर हमें कृषि, उद्योग धंधे या सेवा क्षेत्र के आधार पर भी किसी की तुलना करनी हो तो उसको व्यक्त कर पाएंगे। तो सांख्यिकी के आधार पर ही हम अपनी अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय की तुलनाएं भी बता सकते हैं। इसके आधार पर भी इसकी महत्ता सिद्ध होती है। इसका जो तीसरा महत्व हमारे लिए है वो है कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना। कारण व परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना। ये काम भी हम सांख्यिकी के आधार
आधार पर ही आसानी से कर सकते हैं कि किसी अमुक घटना के पीछे क्या कारण रहे हैं। उन संबंध को स्थापित करने में भी हमें कौन मदद करता है, हमारी सांख्यिकी। जैसे यदि मैं कहूँ हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, तो इनका क्या कारण है। जैसे इनके पीछे कोई एक कारण तो उत्तरदायी नहीं होता, अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि हमारी मांग पहले की तुलना में बढ़ गई है, सप्लाई पहले की तुलना में कम आ गई होगी, या अनेक उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहे थे वे अब करने लगेंगे, तो उसकी मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। इसके कारण जो कीमत वृद्धि हुई है उसको प्रस्तुत करने के लिए मेरे पास तरीका क्या होगा, सांख्यिकी। यदि हमारे पास सांख्यिकी नहीं है तो हम विभिन्न आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैसे मैं कहूँ पहले की तुलना में इस वर्ष उत्पादन का स्तर घट गया, तो हो सकता है कि हमने हमारी बीज खाद जो समुचित मात्रा में चाहिए उनका प्रयोग नहीं किया गया होगा, जितना तापमान और वर्षा का एवरेज चाहिए वो नहीं रहा होगा उस फसल के लिए। तो ये सब बातों को बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, सांख्यिकी आंकड़ों का। तो सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही हम किसी आर्थिक घटना के कारण और परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या कर सकते हैं। बिना सांख्यिकी आंकड़ों के कारण किसी आर्थिक घटना की घटित होने के कारण और परिणाम को नहीं बताया जा सकता। इसका चौथा महत्व यदि हम देखें तो हमारे अनेक आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण भी सांख्यिकी के आधार पर किया गया है। आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण, अनेक आर्थिक नियम और सिद्धांत जो अर्थशास्त्र के हैं वो सांख्यिकी के आधार पर निर्मित किए गए हैं। जैसे हमारे अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के उपयोगिता नियम, विभिन्न प्रकार के उत्पादन के नियम, लागत से रिलेटेड क्या नियम है, इनको हम सांख्यिकी डेटा के आधार पर ही प्रस्तुत करते हैं। यदि हमारे पास सांख्यिकी आंकड़े नहीं होंगे तो हम मांग का नियम, पूर्ति का नियम, सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इन पर आधारित जितने भी हमारे आर्थिक सिद्धांत हैं उनको हम नहीं बता पाएंगे। तो आर्थिक मॉडल और आर्थिक सिद्धांतों का निरूपण करने में भी हमारी मदद कौन करता है, हमारी सांख्यिकी। इसी के आधार पर हमारे अर्थशास्त्र के विभिन्न नियम प्रतिपादित किए गए और ये नियम ही एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और एक उत्पादक को अधिकतम उत्पादन करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं कि किस स्तर पर वो अपना उत्पादन करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करेगा या किस स्तर पर व्यक्ति पैसा खर्च करके अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करेगा। तो इन नियमों के आधार में कौन कार्य करता है, हमारी सांख्यिकी। यदि सांख्यिकी नहीं होगी तो ये नियम प्रतिपादित करना मुश्किल हो जाएगा और ये नियम यदि प्रतिपादित नहीं हो पाएंगे तो एक उत्पादक और एक उपभोक्ता अपना अधिकतम संतुष्टि स्तर उसे कहाँ मिलेगा वो नहीं ढूंढ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सांख्यिकी हमारे आर्थिक सिद्धांतों और मॉडल निर्माण का भी आधार है। इसके बिना आर्थिक सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद इसका महत्व, हम अपनी सांख्यिकी के आधार पर ही आर्थिक भविष्यवाणियां भी करते हैं। आर्थिक भविष्यवाणी, भविष्य में किस प्रकार की आर्थिक घटनाएं घटित होगी। जैसे मैं कहूँ लगातार किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और उसकी मांग बढ़ती जा रही है और पूर्ति का स्तर कम आ रहा है, तो हम भविष्य के लिए भी बता सकते हैं कि उस वस्तु की कीमतों में और अधिक वृद्धि होगी। ऐसे ही किसी फसल उत्पादन के बारे में यदि हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध हैं तो हम आगे आने वाले समय के अंदर उस फसल की क्या कीमतें रहेगी या आगे आने वाले समय के अंदर मुद्रा स्फीति होगी या मुद्रा अविस्फीति होगी, अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थितियां आएगी या मंदी की स्थितियां आएगी, इन आर्थिक घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने का आधार भी क्या होता है, हमारे सांख्यिकी के आंकड़े। यदि ये आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम अपनी आर्थिक घटनाओं के विषय में भी भविष्यवाणियां नहीं कर सकते। तो विज्ञान की भांति हमारे अर्थशास्त्र के अंदर भी आर्थिक भविष्यवाणी करने का कार्य हम अपने जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उनकी सहायता से ही संपादित करते हैं। उसके बाद में इसका महत्व नीति निर्धारण कार्य में मदद करती है। हमारी सरकार को नीति निर्धारण कर सकती है सरकार इसके द्वारा। जैसे सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति करना और अधिकतम लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार किसको आधार मानकर कार्य करती है, सांख्यिकी आंकड़ों को। जैसे हमारी सरकार प्रतिवर्ष जनसंख्या की रोकथाम के लिए लगी हुई है, गरीबी निवारण करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनाती है, बेरोजगारी दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम बनाती है।
अगर सरकार को इस बात की ही जानकारी न हो कि अर्थव्यवस्था में गरीबी का स्तर कितना है, आर्थिक असमानताएं किस रूप में फैली हुई है, या हमारी बेरोजगारी का स्तर क्या है, अगर ये स्तर पता नहीं होंगे तो सरकार उनको दूर करने के लिए या इन समस्याओं का निदान करने के लिए कोई आर्थिक नीति प्रतिपादित नहीं कर पाएगी। तो आर्थिक नीति निर्धारण करने में भी कौन मदद कर रहा है? हमारे सांख्यिकी के डेटा। यदि ये डेटा उपलब्ध नहीं है तो सरकार अपने करारोपण और सार्वजनिक व्यय के विषय में भी कोई निर्णय नहीं ले पाएगी। तो सरकार को अपने सार्वजनिक व्यय से संबंधित आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने में, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने में, महंगाई को घटाने में, इनसे रिलेटेड आर्थिक नीति निर्धारण करने में भी कौन मदद करता है? हमारी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा सरकार उचित नीति निर्धारण के आधार पर लोक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है। और एक लास्ट जो इसका महत्व हम देखें तो इसकी सहायता से आर्थिक संतुलन बनाए जा सकते हैं। आर्थिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं हम सांख्यिकी आंकड़ों की सहायता से। आर्थिक संतुलन यानी स्थिर अवस्था, हमें किसी न किसी संतुलन पर अपना स्थिर अवस्था प्राप्त करनी ही होती है। जैसे एक उपभोक्ता की आय सीमित होती है लेकिन वो अपनी सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है, तो वो अपना संतुलन या स्थिर अवस्था किस बिंदु पर प्राप्त करेगा? इसके लिए वो उपयोगिता के नियमों के अनुसार आचरण करता है। तो ये उपयोगिता नियम के आधार पर संतुलन स्थापित करने में कौन मदद करता है? हमारी सांख्यिकी, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना। ऐसे ही एक उत्पादन करता है, उसका उद्देश्य होता है अपनी वस्तु का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करना और अपनी लागत को न्यूनतम करना। इसके लिए उत्पादन से संबंधित नियम है वर्तमान प्रतिफल के नियम, समता प्रतिफल नियम, हासमान प्रतिफल नियम। तो वो अपना संतुलन किस बिंदु पर स्थापित करेगा, उसके लिए वो किसको आधार बनाता है? सांख्यिकी आंकड़ों को, क्योंकि तब वो अपना एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन देखकर निर्धारित करेगा कि किस बिंदु तक उसे उत्पादन करना है कि उसी लागत का स्तर न्यूनतम आ जाए और उसको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो इन आर्थिक संतुलनों या स्थिर अवस्था को प्राप्त करने में भी कौन मदद कर रहा है? हमारी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी वे तरण है जिसका प्रयोग हर अर्थशास्त्री को करना पड़ता है और इन्हीं तरणों के प्रयोग के द्वारा वे अपने आर्थिक सिद्धांतों रूपी ईंटों का निर्माण कर पाते हैं। तो सांख्यिकी के अभाव में हमारी जो अर्थशास्त्र का ज्ञान है वो अधूरा साबित होता है। हमारे इकोनॉमिक्स में इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हमने आज की इस वीडियो के आधार पर देखा कि किस प्रकार इसकी सहायता से हम अपनी आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार नीति निर्धारण द्वारा उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। इनकी सहायता से दो अलग अलग समय अवधियों में या अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं घट रही है उसको हम बता सकते हैं, उनकी तुलनाएं कर सकते हैं और किसी घटना के क्या कारण रहे, उनकी संख्यात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? सांख्यिकी आंकड़ों की। और इसी के द्वारा हम अपनी आर्थिक भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं। तो सांख्यिकी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।